हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाया करते हैं। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या कह लो केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पे ही निर्भर करता है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या होता है बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। बेटा ढंग से देखिएगा वीडियो देखने के बाद आपको आज सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्सेस डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड का, या कह लो इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का। बहुत ही सरलता से वीडियो बना रहा हूं, बस वीडियो पे चिपके रहिए और देखते रहिए क्या होता है। देखिए बेटा, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, जैसे वर्ड अपने आप में मीनिंग बता रहा है कि एक्सेस डिमांड, डिमांड का ज्यादा हो जाना। मगर बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, डिमांड इकोनॉमी में कई बार ज्यादा होती है, मगर एक लेवल ऐसा होता है जिस लेवल पे डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा हो जाए, यहां में डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड, किससे ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, उस जगह ही होता है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। वो लेवल कौन सा होता है, वो लेवल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली एक्सेस डिमांड? The excess of aggregate demand over aggregate supply in an economy corresponding to full employment level. This level, full employment level, means full employment level पर aggregate demand का ज्यादा हो जाना, aggregate supply से जितना वो ज्यादा हो रहा है, that is excess demand, और उसी गैप को हम बोलते हैं inflationary gap। बहुत ही इजी है। देखिए जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने अभी डायग्राम पूरा नहीं बनाया, इसलिए मैं पहले से तैयारी करके नहीं रखी है, आपके सामने बनाऊंगा, आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमने कई बार बनाया हुआ ऐसा डायग्राम कि एग्रीगेट डिमांड ये रहा, एग्रीगेट सप्लाई ये रहा, और 45 डिग्री एंगल बनाता है, और जहां पे दोनों मिल जाते हैं वहां पर क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम बहुत बार बनता है, मगर जब इक्विलिब्रियम ऐसा बने कि जहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, मींस एट ओक्यू लेवल, जो इक्विलिब्रियम वाली लेवल है हमारी, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है आपको। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर नो वन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, बट एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। ऐसे व्यक्ति जो टेम्परेरी बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं या ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार छोटे-मोटे, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहनी ही रहनी है। उनके अलावा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हो, कोई भी व्यक्ति वो बेरोजगार ना हो, उसको हम बोलते हैं बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जब मान के चलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है और वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पर अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, आप जरा ढंग से देखिएगा, यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों किस पर है, ई पर है, दैट इज इक्विलिब्रियम। और वहां पे एग्रीगेट डिमांड भी हमारी और एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी, दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, जितनी भी है बिल्कुल सेम है। और वहां पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कितना निकल रहा है, ओक्यू निकल रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है कितनी, ये इतनी है, EQ, मतलब यहां पॉइंट हमारा ऐसा आया होगा, ये है EQ। एग्रीगेट डिमांड भी EQ है और एग्रीगेट सप्लाई भी EQ है। नोट करिएगा, यहां पे मैं नोट कर देता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जो कितनी है, EQ है। अब इस पॉइंट पर हम एक चीज और भी बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी ने ये प्लान किया है, ये जो एग्रीगेट डिमांड हमारी EQ है, ये क्या है, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो इकोनॉमी ने, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हमारे इक्विलिब्रियम बनेगा। और देखो हर इकोनॉमी ये चाहती है, हर गवर्नमेंट ये चाहती है, सोचती है कि हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा और इक्विलिब्रियम बनना भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा EQ एग्रीगेट डिमांड है, EQ एग्रीगेट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड जितनी सोची उससे ज्यादा हो गई। इट मींस एग्रीगेट सप्लाई जितनी थी EQ, उससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमने प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड थी उससे ज्यादा हो गई हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो वास्तविक में हुई है। और जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो कहां शिफ्ट होती है, मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था, वो ऊपर शिफ्ट होती है। इट मींस जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई तो वो ऊपर शिफ्ट हो गई।
ये एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गई, जिसको मैंने नाम लिख दिया AD1 के नाम से। अब ये कितनी ज्यादा हुई है, ये हमें नापनी कहां से है, ये हमें इसी लेवल से नापनी है। इस लेवल को पकड़ के रखना है, इसकी टांगे, इसको छोड़ना नहीं है। इसी लेवल से हमें नापना है क्या एक्सेस ऑफ डिमांड होगा, और इसी लेवल से हमें नापना पड़ेगा क्या डेफिशिएंट डिमांड होगा। फिलहाल मैं एक्सेस डिमांड की बात कर रहा हूं, तो इधर देखते हैं कि इसी लेवल पर हम देख रहे हैं जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है या जो हमारी प्लांट एग्रीगेट डिमांड है, दोनों कितनी है, EQ है। दिस इज प्लांट एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दोनों कितनी है, EQ है। अब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी ज्यादा होगी, ये इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी। सोची इतनी थी, अब वो इतनी गई, तो इसका मतलब इतनी ज्यादा होगी, और इसको मैंने नाम लिख दिया F। आप देख सकते हैं मेरी एक्चुअल कितनी थी, मेरी प्लांट कितनी थी, प्लांट कितनी थी कि कितनी मैंने प्लानिंग करी थी, वो थी मेरी EQ, और एक्चुअल कितनी हो गई, वो हो गई FQ। तो मेरा एक्सेस क्या हो गया, एक्सेस हो गया ये EF। EF जो है इसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। देखो कितना सिंपल है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, दिस EF। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, the excess of aggregate demand over aggregate supply, क्योंकि aggregate supply भी EQ है, aggregate supply भी EQ, aggregate supply चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पे क्या है, full employment है। क्या है यहां पर, full employment। तो it means the excess of aggregate demand over aggregate supply corresponding to full employment level, किस लेवल से, corresponding to full employment level is known as inflationary gap। या मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं, the excess of actual aggregate demand ओवर प्लांट एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि फिर से गौर करिएगा, बहुत सी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी होगी आपको, बहुत सी बुक में डेफिनेशन दे रखी होगी, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाना। और बहुत सी बुक में दे रखा होगा एक्सेस ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ओवर प्लांट एग्रीगेट डिमांड, ओवर प्लांट एग्रीगेट डिमांड। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी डेफिनेशन याद करें, तो दोनों का मतलब यही है, क्योंकि द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैं प्लांट एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकता हूं, क्योंकि प्लांट एग्रीगेट डिमांड भी EQ है और एग्रीगेट सप्लाई भी EQ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक कोई भी डेफिनेशन आप पकड़ लो, दोनों ही सेम बात है। तो हम पकड़ लेते हैं द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स हमें आधे में नहीं मिलने वाले, 0 मिलेंगे, क्योंकि ऐसे परिस्थिति सैकड़ों बार आती है कि जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, मगर हर जगह इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड नहीं कहलाते। एक्सेस डिमांड वहीं कहलाएंगे जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिस EF इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। उस गैप को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। ऐसे ही आ जाते हैं यहां पर, देखिए डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। जैसे मैंने ये बताया था कि हर इकोनॉमी सोचती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहां पे बराबर होगा वहां हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये जो EQ है, ये EQ क्या है मेरा, ये EQ मेरा क्या है, जैसे यहां पे मैंने लिखा था, ये प्लांट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, चाहे हम एग्रीगेट सप्लाई के लिए या एग्रीगेट प्लांट एग्रीगेट डिमांड के लिए, वो कितना है EQ। अब जितना हमने प्लानिंग करी थी उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। जब उससे कम हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज AD0, दिस इज AD0। अब शर्त यह है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम बना है वहां पर क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अगर वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है और उस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, जितना एग्रीगेट डिमांड कम होगा उसको बोलेंगे हम डेफिशिएंट डिमांड, और उससे जो गैप बनेगा, कितना गैप कम हुआ है, उसको बोलेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब आप देख सकते हैं इस लेवल पर अगर मैं यहां पर पॉइंट G लिख दूं, आप आसानी से देख सकते हैं हमारी प्लांट एग्रीगेट डिमांड कितनी थी EQ, और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई है GQ। कितने का डिफरेंस हुआ है, कितने का डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस है हमारा, और इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को बोलेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल सी चीज है, या डेफिशिएंट डिमांड। तो क्या हुआ, अब हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, वही वाली बात है, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां पर क्या है, देखो हम अब बात जानते हैं, एग्रीगेट सप्लाई हमारी कितनी है EQ, और एग्रीगेट डिमांड हमारी जो आई है घटकर वो कितनी है GQ। अब यहां पे ज्यादा क्या है, यहां पे ज्यादा है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। या हम ये कह सकते हैं द एक्सेस ऑफ प्लांट एग्रीगेट डिमांड
ओवर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। ये जो बेटा एग्रीगेट डिमांड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये एक्चुअल में जो हो रही है, वास्तविक में जो हो रही है वो है, और जहां पे हमने ऑटोमेटिकली पहले से इक्विलिब्रियम बना रखा है वो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। तो कुछ भी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड लिख सकते हैं, द एक्सेस ऑफ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड ओवर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ही सिंपल है। अब पढ़ते हैं बेटा इसमें कि इसका ये बेसिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाना, एग्रीगेट डिमांड घट जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी हो जाता है, ये होता क्यों है, क्या कारण होता है इसकी वजह से। इसके लिए मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आपको नोट्स भी भेजूंगा, मगर फिलहाल हम वैसे जानकारी ले लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। क्योंकि सारी चीज में अगर मैं इसमें ही घुसा दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, और वीडियो जितनी बड़ी हो जाती है बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट से उसको देखते हैं। तो देखिए आप खुद सोचिए, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा, बराबर हो रहा था, वहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स है। बेसिकली अगर देखा जाए कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। देखो एक सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, मींस जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करते हैं, अपने ऊपर आने वाला खर्चा भी ज्यादा करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाए या हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाए जिसके कारण नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ऐसा कोई भी कारण हो, ऐसा कोई भी कारण हो जिसकी वजह से क्या हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। एक सिंपल सी चीज है, आपको बस ये देखना है कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप हुआ क्यों है, एक्सेस डिमांड हुआ क्यों है। अब हमें कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड की जगह हमें क्या पढ़ना है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, एक्सेस डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, खर्चा क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, मनी सप्लाई अगर देश में बढ़ जाती है, भाई सिंपल सी चीज है, अगर लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग अगर की खर्च करने की क्षमता अगर लोगों की बढ़ जाती है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लोग की इनकम बढ़ रही है, लोग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो तब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है तो जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। नेट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जा रहा है, कुछ इस तरीके से है कि लोग इंडिया से ज्यादा परचेसिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स हमारे ज्यादा बिक रहा है बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, जिसके कारण से नेट एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाना है, या यही कारण है जिनकी वजह से उल्टे इसके कारण कर दो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएंगे। तो यही वो कारण होता है कि एग्रीगेट डिमांड का नीचे शिफ्ट हो जाना और एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट हो जाना। बेसिकली कारण क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएन में कोई भी चीज बढ़ जाए, कोई भी चीज बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, और कोई भी चीज घट जाए एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। भाई उसको देखो, जब हम आने वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि इन इन्फ्लेशनरी गैप को और इस डिफ्लेशनरी गैप को कैसे गवर्नमेंट करेक्ट करती है, ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट के पास कि जिससे गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करता है। तो उसके लिए मैं आपको वो अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक जो है आपके दो चैप्टर का पार्ट है, एक बैंक वाले चैप्टर का पार्ट है और एक ये वाले चैप्टर जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो वो टॉपिक है, वो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमें किस तरीके से उसको पढ़ना है। देखिए ये इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया। इन्फ्लेशनरी गैप अगर मैं सरल भाषा में आपको बात बोलूं कि जितनी पैसे की जरूरत है इकोनॉमी में, जितनी देश में पैसों की जरूरत है उससे ज्यादा मनी सप्लाई हो जाना, मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाना, किससे, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी रिक्वायर्ड है उस वजह से हो क्या रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जितनी डिमांड नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं और एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया एम्प्लॉयमेंट इज फुल। और जब एम्प्लॉयमेंट, कोई व्यक्ति बेरोजगार ही नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा कौन, समझ रहे हो बात नहीं। तो उस सिचुएशन पे एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाती है तो वो क्या प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है महंगाई को बढ़ने कि किसी चीज के दाम बढ़ जाए। अब आप खुद सोचिए, इस चीज के एक मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं
कि इस चीज के सप्लाई नहीं बढ़ सकती और इस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये 25 का ना होकर 27 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर 35 का होगा, तो धीरे 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 महंगाई क्या होती जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो ये होना बहुत जरूरी है कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ये इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। बस एक चीज और इसमें पढ़ लेते हैं इस वीडियो में कि इसका असर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड इंपैक्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी होता क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का। 2 मिनट का टॉपिक है बस। देखिए बेटा, अब आप खुद सोचिए, यहां पे मैंने लिख रखा है इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। जब हमारा यहां पर इक्विलिब्रियम बना, इक्विलिब्रियम बनने से हुआ क्या, एग्रीगेट डिमांड कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, इस गैप को हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट होने से क्या हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर बनेगा, आप सोचिए, क्या हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर बनेगा। हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर बनता अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने के सक्षम होते, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा पाते। क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं, आप सोचो, बिल्कुल नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, उसी को ही इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं लिखता, सोचो, तो एग्रीगेट सप्लाई तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है, जो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ भी चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड के बराबर ही हो जाती है। आप खुद सोचिए, मार्कर का अगर प्रोडक्शन बढ़ पाता तो मार्कर महंगाई क्यों होता। तो हुआ क्या है यहां पर कि जब ये एग्रीगेट सप्लाई जो हो रही है, अगर ये बढ़ती तो हमारा यहां नया इक्विलिब्रियम बन जाता, मगर अभी नहीं बना है। नहीं बनने से हुआ क्या है, ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ पा रही है, भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही तो हमारा आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही तो हमारा आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप क्या हुआ, देयर इज नो अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इन एन इकोनॉमी। भाई इन्फ्लेशनरी गैप में इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, क्योंकि बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज फुल। पूरी एम्प्लॉयमेंट है, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है तो कौन आएगा रोजगारी के लिए, और कौन आएगा रोजगारी के लिए, जब कोई आएगा ही नहीं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कहां से। तो ये हो गया, देयर इज नो इंपैक्ट। अब एक चीज का इंपैक्ट पड़ता है बेटा, बहुत, सिर्फ एक चीज का इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं महंगाई, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप में जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है और कुछ भी ना बढ़ता है ना कुछ भी घटता है इकोनॉमी में, इस डायग्राम के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाई, वी हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ कम टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। डिफ्लेशनरी गैप का इंपैक्ट बड़ा ये पड़ता है, आप खुद सोचिए, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहां बराबर हो रहा है, किस लेवल पे, ओक्यू लेवल, जहां पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। जब एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो गई तो क्या हम यहां पर नया इक्विलिब्रियम बना पाएंगे, सोचो ढंग से। यहां तो हम नहीं बना पाएंगे, मगर क्या यहां बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे, सोचिए आप, जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, जब कोई डिब्बा पूरा भरा पड़ा है, तो उस डब्बे में हम और चीज तो नहीं डाल सकते, मगर उस डब्बे से निकाल तो सकते हैं। जहां पर यहां फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड जब नीचे शिफ्ट हो गई तो होगा क्या, एग्रीगेट सप्लाई घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, तो मतलब बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एग्रीगेट सप्लाई और घटती रहेगी और घटती रहेगी और घटती रहेगी, ये कहां पहुंच जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के बराबर पहुंच जाएगी। जब ये एग्रीगेट डिमांड के बराबर पहुंच जाएगी तो हमारा नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा किस पे, एट OQ0 लेवल पर, जो हमने पढ़ा था केन्सियन थ्योरी में भी, कि केन्स ने जब प्रूव करा था कि एग्रीगेट डिमांड जरूरी नहीं है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहे, आपको याद आ गया होगा। तो जब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जब बना है तो इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिफ्लेशनरी गैप की वजह से हुआ क्या है, हुआ ये हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी कम हो गई है, रोजगारी इतनी कम हो गई है। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी, आप खुद सोचिए, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम का मतलब एग्रीगेट सप्लाई तो कम हो ही रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, आउटपुट कम हो रही है, एंड सो एज इनकम कम हो रही है। जब लोग बेरोजगार होंगे तो इनकम इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिफ्लेशनरी गैप का प्रभाव क्या पड़ा, डिफ्लेशनरी गैप का प्रभाव ये पड़ा, देयर इज रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इन एन इकोनॉमी।
तीनों चीज घट रही है। और साथ में जो जनरल प्राइस लेवल यहां बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर घट रही है। तो हम यहां महंगाई घटी हुई नहीं कहेंगे, यहां बोलेंगे मंदी छा रही है। मतलब देखो किसी भी चीज के प्राइस, अब हम ये मानते हैं इकोनॉमी में इसके प्राइस ना ज्यादा बढ़ने चाहिए ना ज्यादा घटने चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा घट भी गए तो प्रोड्यूसर को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो प्रोड्यूसर मोटिवेट कैसे होगा अगली साल प्रोडक्शन करने के लिए? रोजगारी कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी में? रोजगारी नहीं बढ़ेगी तो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी में? तो बहुत सा प्रभाव पड़ता है कि यहां पर देयर शुड बी अ बैलेंस इन द प्राइस ऑफ द गुड, कि अगर बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं उसको महंगाई बोलते थे, बहुत कम भी हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मंदी हो जाना। मंदी हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, देखो प्रोड्यूसर्स का इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो देश में रोजगारी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो इट मींस ये प्रभाव पड़ता है डिफ्लेशनरी का, जिसको हम बोलते हैं मंदी, और ये तो पूरे देश को खोखला कर देती है। तो there is what is the impact of deflationary gap? There is reduction in employment, output and income, and so as general price level, मंदी भी हो जाती है। अब जनरल प्राइस लेवल को हम कहां दर्शाते हैं? जनरल प्राइस लेवल को भी हम y एक्सिस में दर्शाते हैं। यहां पर दिखाते हैं जनरल प्राइस लेवल भी कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशनरी गैप को और इस डिफ्लेशनरी गैप को, जो मैंने अभी बताया था, बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए प्राइस, ना ज्यादा कम होना चाहिए। ये बैलेंस बना के कैसे रखती है? ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं, ऐसे गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको ये कंट्रोल करके रखती है? पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आप ये वीडियो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हो तो वो मल्टीप्लायर वाली वीडियो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अगर आपको वो चीज समझ में आएगी तो नेक्स्ट वाली वीडियो समझ में आएगी, नेक्स्ट वाली वीडियो समझ में आएगी तो आज की वीडियो समझ में आएगी, और आज की वीडियो समझ में आएगी तब जाकर नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसको मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप बनाऊंगा, तभी समझ में आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आता है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, आपको समझ में आया होगा जो भी आज पढ़ाया गया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।